बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि नासा में जब मैं गया था तो लल्लन टॉप को वहाँ भी लोग जानते थे। यहाँ पीएचडी की बात बताऊँ तो यहाँ पीएचडी वन ऑफ द टफेस्ट पीएचडी पूरे दुनिया में। तो जैसे वो एमटेक के बाद किया है तो उसका एक अलग स्कीम है, और मैंने बीटेक के बाद किया है डायरेक्ट पीएचडी, तो उसकी एक अलग स्कीम होती है। आपको फ़ैन ऑन करना है, रेफ्रिजरेटर ऑन करना है, एसी ऑन करना है, तो उसके लिए जो भी स्विचेस यूज़ किए जाते हैं ना, उनकी स्टडी हम कर रहे हैं बेसिकली। इस वक्त हम बैंगलोर में हैं। बैंगलोर में स्पेसिफिकली बात करूं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस में है, IISc। मेरे साथ जो बच्चे हैं, मतलब मुझसे तो उम्र में बड़े ही हैं, ये पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। और कौन से और कौन, हाँ, एमटेक के भी स्टूडेंट्स हैं। हाँ, ये यूजी रिसर्च ना, हाँ, BS रिसर्च बात करेंगे अभी, तो ये एकदम ऐसे टेक्निकल टर्म्स में। तो इन स्टूडेंट से हम बात करेंगे। वैसे अगर आसान भाषा में समझाऊं तो ये वन ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया की जहाँ पर एडमिशन मिलना इज़ क्रेजी, मुश्किल, सबसे टफ। जैसे IIT वगैरह का आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, ये मास्टर्स के लिए जो IISc है वो सबसे टफ यूनिवर्सिटी, मतलब टफ एग्जाम्स होता है ना इस यूनिवर्सिटी का। सही बता रही हूँ मैं? बस थोड़ा बहुत साइंस 12th तक जो पढ़ता था उसके आधार पर ही बता रही हूँ। हम अभी जहाँ खड़े हैं वो इनकी जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसके बाहर हैं। तो किससे शुरू करें, आपसे ही करें? बताइए पहले तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में, आपको कैसे एडमिशन मिला, कैसे, कितना नंबर चाहिए था, गेट के थ्रू मिला? नहीं, मेरा मोड था प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। तो वो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप क्या होती है? फेलोशिप ज़रा एकदम बताओ कि कैसे कोई प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप ले सकता है? उसके जैसे मैंने 2018 में ज्वाइन किया था, तो 18 में मैं क्योंकि NIT का अंडर ग्रेजुएट हूँ। NIT कौन से? रायपुर से। रायपुर। सो वहाँ से मतलब मुझे इंटरव्यू कॉल आया था। हाँ। और मेरा इंटरव्यू हुआ था लगभग, और जो पीएचडी फेलोशिप के लिए अप्लाई किया था। हाँ। कौन से महीने में आती है फेलोशिप अगर आप बताएं? ये अभी तो उसका चेंज हो गया। पहले ऐसा था कि आप इंटरव्यू देके घुसते थे। हाँ। अब ऐसा है कि इंटरव्यू आपको पहले इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होता हो, तब आपके फेलोशिप को अपग्रेड किया जाता है। और प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इंडिया का अभी आई थिंक सबसे ज़्यादा, क्योंकि पर मंथ आपको 70 to 80,000 रुपीज़ फेलोशिप मिलती है, और प्लस 10 लाख रुपीज़ रिसर्च ग्रांट। तो ये एक मोड है घुसने का। पर इसके अलावा भी बहुत सारे मोड है, जैसे इंस्पायर फेलोशिप, DST, देन गेट। तो अलग अलग स्टूडेंट्स यहाँ अलग अलग तरह से एंट्री लेते हैं, चाहे वो UG स्टूडेंट हो, चाहे वो मास्टर्स हो, चाहे PhD हो, और इवन पोस्ट डॉक। तो सबके जो एंट्री मोड है अलग है। और यहाँ हम लोग लगभग 4,900 कुछ बच्चे हैं। और ये जो पीछे आप, और यहाँ PhD की बात बताऊँ तो यहाँ PhD वन ऑफ द टफेस्ट PhD पूरे दुनिया में, क्योंकि काफ़ी क्वालिटी जो रिसर्च, जैसे मैंने बताया साइटेशंस में नंबर 1 है हम। तो क्वालिटी रिसर्च के कारण यहाँ जो टाइम, एवरेज टाइम भी है, जो नॉर्मली हमारे दिमाग में होता है कि 3 साल में PhD होगी, 4 साल में, पर यहाँ तो लोग 6-7 साल लगा देते हैं। तो PhD पूरी होने में आराम से। ऐसे तो हम अगर बात करें, JNU इस बात के लिए बदनाम है ना कि लोग एक बार एंटर करते हैं 12-12 साल, 15-15 साल तक वही रहते हैं। लेकिन यहाँ की खास बात है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं। जो हमारे स्टूडेंट हैं वो मतलब यहाँ पॉलिटिक्स की वजह से नहीं रुकते, यहाँ पर पढ़ाई की वजह से, क्योंकि नॉलेज के लिए, मतलब यहाँ पे जितने लोग आए हैं उनको आसानी से जॉब मिल सकती थी। वो बेसिकली जो इंजीनियरिंग वाले हैं उन लोग नॉलेज ओरिएंटेड होते हैं। मतलब यहाँ पे बाकी इंस्टीट्यूट की जगह जो सवाल होते हैं उसके आंसर्स पहले से नहीं पता होते। हम सवाल बनाते हैं और सवाल का आंसर्स भी खुद ढूंढते हैं, और उसको कई बार समय लग जाता है। तो वो होता है रिसर्च। और उसके लिए हमने पूरे इंस्टीट्यूट के छात्र हैं, जो 4,900 जितने मैंने बताए, सारे लोग जो रहते हैं वो अपना यूथ लाइफ जो है वो रिसर्च को डेडिकेट करते हैं, और तभी रिसर्च ऐसी चलता है, क्योंकि देयर आर मेनी ऑप्शंस दे कुड हैव चोजन। योगेश नाम है ना आपका? बात करूंगी योगेश आगे। आप वैसे कितने साल से PhD कर रहे हो? मेरा बस फाइनल ईयर चल रहा है। फाइनल ईयर चल रहा है। मतलब कितने साल हो गए इस यूनिवर्सिटी में? 4.5। 4.5। अब आपसे बात करती हूँ सबसे छोटे, मतलब कोर्स वाइज, जैसे मास्टर से, तो आप बैचलर्स वाले कोर्स में हो ना? क्या नाम है? शोभतिक। बताइए आपको कैसे एडमिशन मिला, क्या पढ़ाई करते हो, एकदम आसान भाषा में। जैसे आपको बताना है किसी एकदम क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चे को कि मैं क्या पढ़ता हूँ और मैं यहाँ पर कैसे एंटर हुआ। ठीक है, तो हम लोग का 4 साल का प्रोग्राम है BS रिसर्च, और एंट्री मोड्स है थ्रू KVPY, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते। KVPY का फुल फॉर्म? किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। हाँ। सो ये बेसिकली एक रिसर्च प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस है IISc आइजर्स के एडमिशन के लिए। अच्छा। KVPY JEE एडवांस, JEE मेंस और नीट के थ्रू इधर आते हैं। अच्छा। और KVPY बेसिकली मेरा मोड था KVPY। वंस यू pass the written test and the interview, you get like if you fall into that rank bracket, you get admission in IISc with a scholarship. कितनी रैंक आनी चाहिए, क्या ब्रैकेट है रैंक? Top 250. Top 250। Yeah. तो आप देश के उस एग्ज़ाम में जितने भी बच्चे, कितने बच्चों ने दिया था वो?
Close to 3 to 4 lakhs KVPY देते हैं। 4 लाख बच्चों में आप टॉप 250 बच्चों में से एक हो। हाँ, और जेई एडवांस में भी टॉप 250 और मेंस में भी वही टॉप कुछ 1000 के अंडर ही होता है। तो रैंक कट ऑफ बहुत हाई होता है इधर एडमिशन मिलने के लिए। आपका कितना रैंक आया था? अराउंड 170। 170। और कौन सा ईयर चल रहा है अभी आपका? मेरा भी 4th ईयर। 4th ईयर। तो आप जो डिग्री बता रहे हैं इसमें पढ़ाई क्या होती है? तो पहले 1.5 साल दैट इज़ 3 सेमेस्टर्स हम लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, मटेरियल साइंस एंड अदर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स भी पढ़ाता है। मटेरियल साइंस मतलब? मटेरियल साइंस इज़ माई फील्ड नाउ, आई एम मेजरिंग इन मटेरियल साइंस। हाँ, तो मटेरियल साइंस मतलब है साइंस बिहाइंड ऑल मटेरियल्स। जैसे इस जो कंक्रीट बनता है, इस मटेरियल के पीछे कौन सा मटेरियल्स यूज़ होना चाहिए कि वो सख्त बने, हाँ, टूटे ना। वो हाँ, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा। आप रोप अगर चाहिए, रोप को स्ट्रेचेबल होना चाहिए, हाँ। उसका अलग प्रॉपर्टीज़ रहता है। इसको टफनेस रहना चाहिए, इम्पैक्ट, हार्डनेस, आई मीन ये बहुत टेक्निकल टर्म्स हो जा रहा है, बट हाँ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंग लाइक सेग्रीगेट तो वो करते जो हैं। हम ऐसे टेबल याद करते थे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, वो जैसे ब्लॉक्स, पीरियोडिक टेबल। हाँ पीरियोडिक टेबल। तो क्या उसी मतलब वही सारे मटेरियल्स के बारे में और प्रॉपर्टीज उनके ही बारे में आप? वो एक सेक्शन है, एक फ्रैगमेंट है, दैट इज़ अच्छा। मटेरियल्स केमिस्ट्री। तो वो छोड़ के भी बहुत कुछ मैकेनिकल एस्पेक्ट्स होता है, फंक्शनल एस्पेक्ट्स, बहुत कुछ एस्पेक्ट होता है। खुशी हो रही है मुझे कि मैंने साइंस छोड़ दिया, नहीं पता मेरे को आगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश। जयप्रकाश, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं पीएचडी कर रहा हूँ मैकेनिकल में, मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। में। अच्छा, तो आपका कैसे एडमिशन हुआ? तो यहाँ पे जैसे आप पीएचडी कर रहे हो, जैसे भैया बता रहे थे, तो आप या तो मास्टर्स के बाद कर सकते हो या गेट के थ्रू कर सकते हो। हाँ। तो मैं आईटी मंडी से एमटेक किया था, तो उसके बाद मैं यहाँ पे एमटेक के बाद यहाँ पीएचडी करने आया हूँ। सारे आईआईटीएन और इतने इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के बीच। दो तरीके के मोड हाँ, होते हैं। हाँ। एक डायरेक्ट पीएचडी मोड होता है हाँ। जो आप बीटेक के बाद डायरेक्टली पीएचडी करते हो, हाँ। और एमटेक के बाद पीएचडी करते हो। तो जैसे वो एमटेक के बाद किया तो उसका एक अलग स्कीम है, और मैंने बीटेक के बाद किया है डायरेक्ट पीएचडी, तो उसकी एक अलग स्कीम होती है। मास्टर्स के बाद होते हैं या तो आप गेट के थ्रू आ सकते हो, जो गेट होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग। और एक जैसे आप मास्टर्स कर लियो तो एक क्राइटेरिया है कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो एक पार्टिकुलर आप जैसे 8 CGPA 9 CGPA सबका अलग अलग होता है, आप उसके बाद आप मतलब यहाँ पे एलिजिबल हो फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अच्छा। हाँ, तो आप अगर फॉर्म अप्लाई करते हो तो फिर उसके बाद वो एक सेग्रीगेट करते हैं कि हम इतने स्टूडेंट Shortlist को, हाँ करते हैं, लेट सपोज मेरे टाइम पे समथिंग 1700 या 1600 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया था कि आप मतलब फॉर्म डालोगे। उसमें से फिर वो लाइक 600 800 900 को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, और फिर वो समथिंग 15-17 को लेते हैं। 15-17? हाँ, तो लाइक 1:100 आप देख रहे हैं कि ऐसे आप मास्टर्स के बाद जो एलिजिबल हैं उसमें से आप 1:100 देखते तो हैं। मैं इस देश के टॉप क्रीम लेयर सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। आपका नाम? हाय, आई एम प्रीतम। प्रीतम, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं पीएचडी कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाई होती है इसमें? हाँ, इसमें बेसिकली हम लोग डिवाइसेस, वायरलेस कम्युनिकेशन और जो नेटवर्क्स होते हैं जिसमें डेटा ट्रांसफ़र होता है, लाइक 4G 5G के लिए हाँ, जो और हमारे फ़ोन में होते हैं। फ़ोन में होता है, उसके हाँ। लिए जो हार्डवेयर्स होते हैं वो सब डिज़ाइन होता है। अच्छा, जो ऐसे फ़ोन को खोलते हैं और जो छोटे छोटे उसमें से आईसीज जो होते हैं उसका डिज़ाइन, उसका आर्किटेक्चर, 4G 5G में जो वायरलेस में आप कौन सा चैनल यूज़ करोगे, वो सारी चीज़ें हम पढ़ाई करते हैं उसमें। वो पढ़ाई करते हैं। आपका नाम क्या है? हेलो, माय नेम इज़ महेश पाटिल और मैं यहाँ पे एमटेक स्टूडेंट हूँ। एमटेक स्टूडेंट हो। yes। तो एमटेक में आप किस चीज़ की पढ़ाई करते हो? जैसे क्या क्या पढ़ाई होती है? मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एमटेक कर रहा हूँ, तो उसमें बेसिकली जो भी अपन स्विचेस यूज़ करते हैं घरों में कि आपको फ़ैन ऑन करना है, रेफ्रिजरेटर ऑन करना है, एसी ऑन करना है, तो उसके लिए जो भी स्विचेस यूज़ किए जाते हैं ना, उनकी स्टडी हम कर रहे हैं बेसिकली। या कोई मशीन्स होती है तो उस मशीन को अगर आपको रन कराना है तो उसके लिए जो सप्लाई देना है, तो सप्लाई बनाने के लिए अलग अलग तरीके के आपके पास सप्लाई होंगे। तो कोई मशीन्स होती है वो अलग सप्लाई पर काम करते हैं, जैसे आपका नाम सुना होगा शायद एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई। तो बेसिकली मैं डीसी सप्लाई मतलब डीसी को एसी में कन्वर्ट करके किसी एक मशीन के लिए अपन उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका स्टडी मैं कर रहा हूँ। वाह। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद कुमार है। हाँ। और मैं यहाँ पीएचडी कर रहा हूँ आनंद कुमार एक टीचर भी है ना? और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। अच्छा, तो ये तो मैंने आप लोग के कोर्स के बारे में जान लिया, कैसे आना है, एडमिशन कैसे होगा, इस बारे में जान लिया। अब ज़रा ये बताइए आप लोग बनना क्या क्या चाहते हैं, कौन कहाँ क्या जाना चाहता है? मैं बेसिकली एकेडमिक्स में जाना चाहता हूँ। एकेडमिक्स में आनंद कुमार टीचर ही बनना चाहते हैं। एक और आनंद कुमार बढ़िया टीचर रहेंगे। मैं भी एकेडमिक्स प्लस रिसर्च। रिसर्च। मैं रिसर्च लैब ज्वाइन करूँगा। रिसर्च लैब ज्वाइन करेंगे। इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज।
आपको हमारी तरह ऐसे नौकरी करनी है। मैं तो ISRO का चेयरमैन बनना चाहता हूँ। इसरो का? ओह माय गॉड, आप शायद इसरो और नासा गए भी है ना? हाँ, क्या है, चलो हम चलते चलते बात करते हैं, आप लोग हमें कैंपस भी दिखाइएगा, क्या क्या देखा है इसरो और नासा के अंदर? इसरो और नासा में पहले तो मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा हाँ। कि नासा में जब मैं गया था हाँ। तो लल्लन टॉप को वहाँ भी लोग जानते थे, क्योंकि इन्होंने नासा में भी मतलब नासा के साइंटिस्ट का भी कवर किया है अपने एपिसोड्स में। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि यहाँ के न्यूज़ चैनल्स को लोग वहाँ जानते थे। और बात है ISRO और नासा, तो दो बहुत अलग इंस्टीट्यूट हैं ये, क्योंकि नासा एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड मतलब ऑर्गेनाइजेशन है और 1960 से ऑपरेट हो रहा है, और इसरो फंडिंग वाइज तो हम कम ही हैं, पर अगर ग्रोथ की वाइज करेंगे और जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसमें इसरो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस अपने कंट्री को और पूरे वर्ल्ड को, इनफैक्ट अब तो बहुत से जो मिशन है वो नासा इसरो के साथ हो रहे हैं, मतलब NISAR जो मिशन है उसको ISRO और नासा मिलके कर रहे हैं। तो आप यहाँ गए क्यों थे, मतलब किस मैं कॉन्फ्रेंस के लिए गया था नासा, और ISRO के लिए जैसे यहाँ पे ISRO से बहुत ही, क्योंकि यहाँ ISRO के भी कैंडिडेट्स PhD करने आते हैं, जो ISRO में साइंटिस्ट है वो भी PhD करने जाते हैं, तो हमारा भी काफ़ी कोलैबोरेटिव वर्क ISRO DRDO ऐसे होता है, तो उस चलते हमारा काफ़ी आना जाना लगे रहता है। तो मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट ISRO के साथ है, और यहाँ काफ़ी कैंडिडेट्स ISRO और ऐसे इंडस्ट्रीज से जुड़े होते हैं, इनफैक्ट चाहे वो कंप्यूटेशनल बैकग्राउंड वाले माइक्रोसॉफ्ट इंटेल से जुड़े होते हैं। तो ये ISC में ऐसा है कि आपको पूरे वर्ल्ड का एक्सपोजर मिल जाता है, और प्लस ऑब्वियसली रिसर्च मेरा बचपन से ख्वाब था, तो उसे इससे अच्छी बेटर प्लेस मुझे नहीं मिल सकती थी यहाँ पे। अमेजिंग। चलिए हम आप लोग के साथ ये कैंपस घूमते हैं।